सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकता जा रहा था और मक्का के ऊंचे नीचे मकानों की दीवारें और छतें कोह अब्बू कबीस के साये में सिमटती जा रही थीं। मुकद्दस काबा से कुछ दूर मशरिक की तरफ बाजार से जरा हटकर मक्का के अजीम कबीला कुरैश के मोहतरम सरदार अब्दुल मुत्तलिब के सह मंजिला मकान की छत पर से धूप अब भी अभी हटी थी और छत पर बिछे हुए पत्थर अभी तक गर्म थे, जैसे उन्हें दहकते तंदूर में से निकाला गया है। लेकिन यह तपिश सरदार अब्दुल मुत्तलिब की चहीती बहू आमिना बिन्त वहब को छत पर आने से न रोक सकी थी। आमिना बिन्त वहब पांव में ऊंट के बालों की नर्म और मोटी जूती पहने छत पर आ गई थी और मंडेर के करीब खड़ी दूर शाम से आने वाली सड़क को टकटकी लगाए देख रही थी। आमिना को याद था, आज से पूरे 29 दिन पहले सुबह के धुंधले सितारों की झिलमिलाती रोशनियों में उन्होंने इसी छत की इसी मंडेर पर खड़े होकर एक काफिले को इसी सड़क के पेचो खम को कत करते देखा था। उनकी निगाहों ने दूर तक उस काफिले का साथ दिया था। आमिना की निगाहों के सामने वह मंजर मुजस्सम हो गया था जब वह आंखों में आंसू लिए अब्दुल्लाह के सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। ताजा ताजा दाढ़ी के रेशमी बाल अब्दुल्लाह के सुनहरे गंधुमी चेहरे पर कितने भले मालूम हो रहे थे और वह बड़ी बड़ी तेज स्याह आंखें जिनकी लंबी काली पलकों में मोहब्बत की जन्नतें लौट रही थीं। और फिर उनके कानों ने अपने अब्दुल्लाह की आवाज सुनी थी। वह कह रहे थे, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा और इतना बहुत सा मुनाफा कमा कर आऊंगा। शाम में खजूरों के दाम दुगने चौगुने मिलते हैं। और अभी वह कुछ और कहता ही चाहते थे कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब की आवाज सीढ़ियों पर से गूंजती हुई पत्थर की मेहराबों से टकराई थी। अब्दुल्ला, अब आ भी चको, बहुत देर हो गई। हाजिर हुआ। अब्दुल्लाह ने अपने वालिद के जवाब में कहा था। उन्होंने मुड़ते मुड़ते एक दफा फिर कहा, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। हिकमा के चौक में जहां 3 सड़कें आकर मिलती हैं, एक काफिला धकड़ धकड़ जलती हुई शमाओं की रोशनी में तैयार हो रहा था। रोशनी और उजाले की सुरमई आंख मिचौली में कई लंबी लंबी अबाएं फड़फड़ा रही थीं। ऊंटों पर सामान लादा जा रहा था और फिर अंधेरे और उजाले की इसी सुरमई आंख मिचौली में 3 और अबाएं फड़फड़ाईं। आमिना ने उन्हें फौरन पहचान लिया था। उनमें से एक अब्बा थी जिस पर सारे अरब के होंठ मोहब्बत और अकीदे के बोसे सब्त किया करते थे। यह सरदार अब्दुल मुत्तलिब की अबा थी। उनके साथ हारिस थे और हारिस के पीछे अब्दुल्लाह। आमिना की निगाहें जैसे अब्दुल्लाह पर गड़ कर रह गई हों। मैं लौट आऊंगा, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। और आज 29वां दिन था। आमिना इस ख्याल में कुछ ऐसी महाव हो गई थी कि उनका माहौल अपना नहीं रहा था। वह पसोपेश से बेखबर सड़क को ताके जा रही थी कि उनकी लौंडी बरका की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। मालकिन, हुजूर। और मालकिन ने चौंक कर बरका को देखा। आका सरदार तशरीफ लाए हैं और निचले कमरे में मालकिन हुजूर का इंतजार फरमा रहे हैं। बड़े अहल? जी हां, शायद काफले की खबर लाए हों। आमना बिन्त वहब के होंठों पर से मुस्कुराहट फूलों की तरह झड़ने लगी। वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बरका को यूं महसूस हुआ कि उसकी मालकिन हवा में उड़ रही है और फिर आहिस्ता खरामी से सीढ़ियां कता करने लगी। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कमरे में बुझे हुए कंबलों पर आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे थे। वह इस दुनिया में 100 के करीब बरसातें गुजार चुके थे। इस तवील अरसे में उन्होंने मक्का की सियासत को एक नहीं कई बार पलटते देखा था और अपने हाथ से फिर उसे सीधा किया था। उन्हें वह ख्वाब आज भी बिल्कुल उस तरह याद था जैसे उन्होंने आज ही देखा हो, जिसमें उन्हें चाहे जमजम की निशानदेही की गई थी और हुक्म दिया गया था कि उसे खोदो और अपने खानदान के साथ साथ अहले मक्का को भी सैराब करो। वह हौलनाक दिन जब अबराहा एक जरार लश्कर और हाथी लेकर काबा को मस्मार करने के लिए मक्का पर चढ़ आया था। किसकी मजाल थी जो इस अजीम लश्कर का मुकाबला करता, और कौन था जो मस्त हाथी के सामने सीना सिपर हो जाता। अब्दुल मुत्तलिब ने सरदार मक्का की हैसियत से यह आम हुक्म दे दिया कि अहले मक्का शहर खाली कर दें और अपनी अपनी हिफाजत के लिए इर्द गिर्द की पहाड़ियों में चले जाएं। चूंकि हस्बे हुक्म शहर खाली कर दिया गया, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट जो पहाड़ियों पर चल रहे थे अबराहा के फौजियों के हाथ लग गए
اور وہ انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے لشکر میں ہانک لے گئے۔ عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سیدھے ابراہہ کے پاس پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ ابراہہ نے عربوں کے اس سردار سے حیران ہو کر پوچھا تھا، ہم تمہارے شہر پر حملہ کرنے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اپنے شہر کی حفاظت کی فکر نہیں، لیکن اونٹوں کا اتنا خیال ہے کہ فوراً انہیں واپس لینے کے لیے آ گئے ہوں۔ اور عربوں کے غیور سردار نے اپنی نڈر سادگی سے جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی فکر مجھے ہے، لیکن اس گھر کا مالک خدا ہے، وہ خود ہی تم سے نپٹ لے گا۔ ابراہہ ہنس دیا تھا، اس نے اونٹ دے دیے، لیکن دوسرے ہی دن اسے معلوم ہو گیا کہ سردار مکہ نے جو کہا تھا غلط نہ تھا۔ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ آج ان کی بھوائیں ان کی آنکھوں پر جھک آئی تھیں، اور وہ چہرہ جو اکثر بشاش نظر آیا کرتا تھا آج کچھ اداس معلوم ہوتا تھا۔ آمنہ بنت وہب تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں، لیکن ٹھٹک گئیں۔ سسر کی پریشانی نے انہیں جیسے ان سے لفظوں میں کچھ کہہ دیا ہو اور وہ ٹھٹک گئی ہوں۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، حضور۔ سردار عبد المطلب نے پلٹ کر دیکھا۔ سردار عبد المطلب کی آواز میں بڑھاپے کی لرزش نہیں، جوانی کی غرض تھی۔ انہوں نے بڑی صاف اور بلند آواز میں کہا، آمنہ میری بچی آؤ۔ اور آمنہ اپنے سر کی اوڑھنی درست کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ بیٹھو، سردار عبد المطلب نے کہا، اور آمنہ یوں بیٹھ گئیں جیسے وہ کوئی بہت بڑی خبر سننے کے لیے بیٹھی ہو۔ ان کا دل کہہ رہا تھا، جانے کیا بات ہے، ابا حضور کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ سردار عبد المطلب سامنے ایک تخت پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹا، وہ جیسے کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن بات کس طرح شروع کریں، وہ شاید یہی سوچ رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے کہا، آمنہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آمنہ کا کلیجہ جیسے منہ میں آ گیا ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ابا حضور؟ ان کا دل چیخ اٹھا۔ سردار عبد المطلب کی پیٹھ آمنہ کی طرف تھی۔ ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتایا، حارث یہاں نہیں ہے۔ حارث؟ آمنہ کو سخت حیرت تھی۔ حارث اگر مکہ میں نہیں تو پھر؟ ہاں حارث، عبد المطلب نے کہا، وہ کئی دنوں سے یثرب میں تھے۔ مگر ابا حضور؟ آمنہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ عبداللہ کی بیماری کی خبر آئی تھی۔ آمنہ کے کلیجے پر جیسے کسی نے گھونسا مار دیا ہو۔ وہ غیر ارادی طور پر اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور تیزی سے عبد المطلب کے قریب پہنچ گئیں۔ بیمار؟ ان کے ہونٹوں سے جیسے یہ لفظ لڑھک پڑے ہوں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے یثرب کے کاہن اپنے فن کے بڑے استاد ہیں، انہوں نے عبداللہ کو اچھا کر دیا ہوگا اور پھر حارث خود گئے ہیں۔ تو کیا ابا حضور وہ کل نہیں آئیں گے؟ کل صبح یثرب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، عبداللہ اور حارث ضرور اس کے ساتھ ہوں گے۔ مگر عبداللہ، میرا مطلب ہے، اتنے توانا اور تندرست نہ ہوں گے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ بیماری کے بعد نقاہت کا جو عالم ہوتا ہے اس سے تم نہ واقف نہیں ہو، مگر وہ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ میں اپنے بیٹوں کو خوب جانتا ہوں، وہ اونٹ کی طرح طاقتور ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بتانا مناسب سمجھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ انہیں دیکھ کر۔ شکریہ ابا حضور۔ آدمی بیماری سے چڑچڑا بھی تو ہو جاتا ہے، تم گھبرانا نہیں۔ اسے تم سے اتنی محبت ہے جتنی شاید ریت کے جھروں کو عرب کی زمین سے بھی نہیں۔ اور وہ چلے گئے۔ آمنہ بنت وہب کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سردار عبد المطلب کے ذہن پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور اب ان کے قدموں کی حرکت میں اطمینان اور سکون کروٹیں لے رہا ہے۔ یکایک آمنہ کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں بھی کعبہ جاؤں اور پوجا میں شرکت کر کے کعبہ کے دیوتاؤں سے عبداللہ کی صحت کے لیے دعا کروں۔ اور ان کے قدم اس خیال سے اٹھ بھی گئے۔ انہوں نے سردار عبد المطلب سے اجازت لینے کے لیے ایک قدم بڑھایا بھی، لیکن پھر یکایک رک گئیں۔ کیوں؟ اس کا جواب شاید آمنہ بنت وہب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جب سے آمنہ امید سے ہوئی تھی، خزائے کے دیوتا کچھ بیگانے سے ہو گئے تھے۔ آمنہ کو اکثر یہ خیال ہونے لگا تھا کہ کعبے میں پتھر ہی پتھر ہیں، ویسے ہی پتھر جیسے ان کے گھر کی دیواروں میں چھن دیے گئے ہیں۔
इन पत्थरों के सामने इबादत का इजहार कैसे जायज हो सकता है, और वह अपने इन ख्यालात से डरने लगी थी। बरका, उन्होंने डरी हुई आवाज में पुकारा। मालकिन हुजूर। बरका तो जैसे पास ही थी। कल सुबह तुम्हारे मालिक आ रहे हैं। कल सुबह मालकिन, हाँ, यथरब के काफिले के साथ, और घर में जैसे बारात आ गई। बकरी जब्त की गई ताकि यखनी बनाई जाए, और फिर अब्दुल्ला के साथ कोई मेहमान भी तो आ सकता था। बनी हाशिम के घर में कोई मेहमान आए और उसकी आऊं भगत न हो, इसलिए पूरी बकरी पकाई जाएगी। और कुछ पल बाद वह छत पर थी। हवा में खनकी और नमी इस कदर थी कि आमना के सर की ओढ़नी कुछ पलों तक खड़े रहने के बाद भीग गई। एक अजीब खामोशी और नाकाबिल फहम रौबदार सन्नाटा चारों तरफ मसलत था। धुंधली रोशनी में मक्के का चौक साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसके धुंधले नक्श पर आमना बिन्त वब देख रही थी कि एक काफिला जो हर काफिले से मुख्तलिफ था, एक हंगामा जिसकी नौयत हर हंगामे से अलग थी। और वह शायद देर तक इस अजीब काफिले को देखती रहती कि बरका ने एक दफा फिर उनके तसव्वुर की जंजीर तोड़ दी। बरका ने चिल्लाकर कहा, वह रहे आका सरदार, और बरका बच्चों की तरह छत पर कूदने लगी। फिर न जाने उसे क्या सूझी कि वह कूद कर अपनी मालकिन के गले से लिपट गई, और फिर उनकी निगाहें चौक पर मरकुज हो गईं। वह देखिए, वह अब्बा चमकी। शमाओं की रोशनी में हाशमियों ही की अबाइयां चमका करती हैं, लेकिन अभी तक शम की झिलमिलाती रोशनी में अब्दुल्ला की वह अब्बा नहीं चमकी थी, जिसकी तरफ बरका मालकिन को मुतवज्जह करना चाहती थी कि नीचे का दरवाजा जोर जोर से भड़भड़ाया गया। वह दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन वह सोच रही थी, अब्दुल्ला की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती, वह उनका नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते। और उन्होंने फिर खुद ही सोच लिया कि अब्बा हुजूर साथ हैं, और फिर वह बीमार भी तो हैं, तो आवाज कैसे देते। उनके हाथ उठे, कुंडी खोली गई। दरवाजा इतनी तेजी खुला जैसे यह खुद खुल जाने के लिए बेचैन था। आमना की निगाहों ने एक नजर देख लिया कि सामने सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं, साथ हारिस भी हैं, और अब्दुल्ला कहां है। उनके होंठों ने चीख कर कहा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब की आवाज किसी कुएं में से सुनाई दी, रो आमना रो, अपने बाल नोच लो, तुम विवाह हो गई। आसमान के ऊपर ऊंघते हुए बूढ़े सितारे एक दूसरे से टकराकर पाश पाश हो गए।